Hello everyone, welcome to this first lecture और ये लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये पहला लेक्चर है बेसिक बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर 1 बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आई होप ये लेक्चर आपके लिए कुछ नया आपके जीवन में नॉलेज देगा, कुछ अच्छा आप इस लेक्चर से सीख पाओगे और आपने जो भी ये टाइम ये वीडियो के लिए दिया है, आई रियली होप कि आप कुछ अच्छा नया सीख पाए हाँ ये वीडियो से। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं। तो पहले हमें ये जानना है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है इन्वेस्टमेंट के, और इन्वेस्टमेंट से हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, रिस्क कितना है और कितना रिस्क पे कितना रिवॉर्ड मिलता है। तो वो सब हम आज देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है? व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट यानी ऐसी कोई भी चीज़ और ऐसे कोई भी प्रोसेस जिसमें आप खुद का पैसा लगाएँ, राइट? ऐसी कोई भी एसेट जिससे आप उस पे आप खुद का पैसा लगाएँ और वो एसेट पे आपको कुछ प्रॉफ़िट मिले या लॉस हो जाए। लॉस हो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। लॉस हो जाने का मतलब है कि आपके आपने जो भी इन्वेस्ट किया, वो आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी उसके क्लिक नहीं हुआ, राइट? तो वो लॉस हो गया। तो बेसिकली मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से हम बोले तो वो है, मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ allocating money into assets or venture with the expectation of generating a return or profit over the time। यानी इन्वेस्टमेंट यही है कि एक प्रोसेस है जिसमें आप पैसा एलोकेट करते हो किसी बिजनेस पे, किसी किसी जगह पे, और वो इन्वेस्टमेंट पे आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि उस पे आपको कुछ अच्छा रिटर्न या प्रॉफिट मिले। तो यही प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम, राइट? और अभी इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है, हम करते क्यों हैं? तो एक ही मिनट। तो फायदा क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। पर्पस क्या होता है हमारे इन्वेस्टमेंट का? पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारा पर्पस होता है कि हमें पैसे बढ़ाना है, टू ग्रो अवर वेल्थ। ठीक है। एक दूसरा भी उसका पर्पस होता है कि जो भी महंगाई है, इन्फ्लेशन, टू बीट इन्फ्लेशन। जो भी इन्फ्लेशन होता है उससे उसको हम बीट करके हमारे पास कुछ पैसे ज़्यादा बढ़ जाए, वो होता है।
और या फिर टू अचीव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। क्यों लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल? जैसे कई सारे लोग जैसे प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उनको पेंशन मिलता है, प्राइवेट वालों को पेंशन नहीं मिलता। तो अगर वो 20-30 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करे तो बाय द टाइम जब वो रिटायर हो, तब उनके पास एक अच्छा पैसा बचता है और अच्छा पैसा रहता है। तो इसकी वजह से उनको रिटायरमेंट की टाइम तक, रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट एज में उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही है कि एक रिटायरमेंट के लिए, फिर अगर आपको अच्छा सा घर बाई करना है, बाइंग अ हाउस, या फिर खुद के बच्चे की चिल्ड्रंस एजुकेशन, या फिर उसका मैरिज, जो भी छोटा बड़ा खर्चा आता है वो सब अच्छी तरह से वो देख पाए, यही 3-4 जो मुख्य कारण होते हैं, उसी की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हो गया पर्पस कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, राइट? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि आप अगर आज 100 रुपए या फिर इवन $100 कुछ मार्केट में लगाए, तो आपको ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है कि ओवर द इयर्स, यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल, राइट, उस सालों के बाद आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिल जाए। और अच्छा रिटर्न क्या होता है, ये भी एक समझने वाली बात है कि अच्छा रिटर्न क्या होता है। अभी रिटर्न में कैसा है, व्हाट्स द गुड रिटर्न? व्हाट इज अ गुड रिटर्न? एक अच्छा रिटर्न कैसा है, होता है? ये बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन तो समझनी है। हर बंदे का, हर आदमी का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी के लिए अगर आप इंडिया में एफडी, फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसे डालते हो, तो किसी के लिए 7 to 8% भी रिटर्न बढ़िया है। किसी के लिए, और अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए रिटर्न की डेफिनेशन में भी अराउंड 15% होगी। किसी का बिजनेस है, तो उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी कि ओवर द इयर्स 25% to 30% उसका बिजनेस ग्रो करना चाहिए। तो यानी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हर आदमी की, उसके एक्सपीरियंस, वो जो भी सराउंडिंग में है, उसके हिसाब से हर आदमी की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन आपको एक एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जो ये समझनी चाहिए कि अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, तो आपको समझना है कि पहला पहला नंबर वन चीज की, वैसे तो दो है, मैंने ये पढ़ा था किसी बुक में, मैं भूल गया, आई थिंक वॉरेन बफे ने बोला था कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो तो आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। पहला तो आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। आप जो भी इन्वेस्ट करो वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, और मिनिमम लॉसेस, लॉसेस शुड बी मिनिमम। यानी कि सपोज आपने ये साल इन्वेस्ट किया 25,000, इंडियन रुपीस की बात करता हूँ, ठीक है?
और 10 साल के बाद आज यानी कि 2024, ठीक है। और अगले साल इन्फ्लेशन बढ़ गया, सपोज 8% से, यूजुअली 7% से 6% रखते हैं हम। इन्फ्लेशन बढ़ गया 6% से, और आपका जो भी रिटर्न है वो आपको मिला सिर्फ 4%, राइट। तो यानी कि यहाँ पर आपने 2% का आपका लॉस हुआ, ठीक है। अभी इन शॉर्ट टर्म ये एक ही साल है, राइट। शॉर्ट टर्म में दैट्स ओके, बिकॉज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म लाइक 15 साल 20 साल, तो ये एक साल में 2% तो ओके है। लेकिन आप ओवर द ईयर्स देखोगे तो यानी वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। नंबर नंबर टू, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी भी इरिस्पेक्टिव स्टॉक मार्केट में ही सिर्फ नहीं, यानी किसी भी बिजनेस में भी अगर आपने लगा दिए सपोज 1 करोड़ रुपए, और वो एक्सपेक्टेशन थी कि यानी उससे थोड़े सालों बाद यानी 5 साल बाद आपको था ऐसा कि 5 साल बाद ये जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट होना चाहिए 2 करोड़ रुपए। आपको लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने डाल दिए 1 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ होना चाहिए। लेकिन अगर सोचो कि 2 करोड़ का हो गया 50 लाख रुपए, तो फिर आप क्या करोगे? इट्स लॉस, राइट। 50 लाख, 50 lakhs इज योर लॉस। तो दो चीज अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन को बीट करना है, और जो भी नुकसान है वो नुकसान कम होना चाहिए, तो तब भी आप पैसे बना पाओगे और बचा पाओगे भी। तो ये दो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा है, इसी के साथ साथ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये बहुत ही अच्छी समझने वाली बात है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यानी लॉन्ग टर्म में आप जो भी पैसा बनाओगे वो पैसा बनेगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की मदद से, जिसे हम हिंदी में भी चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज, आई थिंक हिंदी में भी चक्रवृद्धि ब्याज ही कहते हैं, गुजराती में भी यही कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि पहले साल आपने लगाए $100, 100 रुपीज, उसका 10% को मिल गया ₹110। नेक्स्ट ईयर 110 रुपीज लगाए तो उसका 10% हो गया, टोटल हो गया कितना, 121। तो यानी कि जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिला 10 रुपए का, यहाँ पे आपको मिला 11 रुपए का इंटरेस्ट। तो यानी यहाँ पे आपकी जो मेन प्रिंसिपल था वो था 100 रुपए, यहाँ पे आपका मेन प्रिंसिपल हो गया 110 रुपए, राइट। वैसे ही आप नेक्स्ट में भी 15-20 साल रखोगे तो आप एक बहुत ही अच्छे
एक अमाउंट आप घर पे ले जा सकते हो। तो अभी देखते हैं, जस्ट अ मिनट, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से कितना बेनिफिट होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आई थिंक हमें स्कूल में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते तो है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी में ये बातें ऐसे समझाते नहीं है कि रियल वर्ल्ड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सको और कैसे एक अच्छा पैसा बना सको। मैं यही एक एग्जांपल निकालने की अभी कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाए। तो जस्ट मिनट, एक ही मिनट दीजिए मुझे, अभी निकल के आ जाएगा। हाँ देखो अभी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है, सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यानी अगर आप किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी समझानी हो, उसे सिर्फ इतना बता दो कि क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, और वो कैलकुलेशन आप बता दो एक बार उसे, तो वो आदमी आई थिंक पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेगा कि इन्वेस्टमेंट हमें क्यों जल्दी करना चाहिए। और वो तो दूसरे 5 लोगों को भी बताएगा कि क्यों अर्ली एज से हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स है। और वॉरेन बफे की आप बात करो तो वॉरेन बफे ने अपनी लाइफ का बहुत ही बड़ा पैसा उनके रिटायरमेंट एज के बाद ही उन्होंने कमाया है, और वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की मदद से ही। मैं ये अपने फोन से वही एक कैलकुलेशन ढूंढ रहा हूँ अभी। ओके, मुझे एग्जांपल मिल गया। तो अभी आप सपोज करो, ये बहुत ही अच्छी चीज है। यू गाइस रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये चीज हर स्कूल में हर बच्चे को एट एज ऑफ 18 19 20 पे समझाना चाहिए। आपके घर में भी जो भी बच्चे हो उसे ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या फर्क है, क्यों इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो सपोज आप देखो कि अगर आपने सपोज $10,000, ₹10,000, ₹10,000 इन्वेस्ट किए फॉर 15 years। ₹10,000 किए 15 years, एंड 10%, 10% 10% उस पे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में कितना आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। 15 साल की बात करते हैं फर्स्ट,
ईयर टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 12, 13, 14 एंड 15 ईयर्स, 15 साल में कितना सकता है। अभी आप सिंपल इंटरेस्ट में काउंट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सिर्फ 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल। ओनली 1,000 रुपीज ओनली। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे, ये हो गया आपके यहाँ पे था 10,000 था। इस पे पहले साल पे दोनों का होगा सेम 1,000 रुपये। अभी ये हो गया कितना, 11,000 हो गया, 11,000 रुपये। अभी जो भी आपका इंटरेस्ट आपको गेन होगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ 11,000 रुपये, 10% आप देखोगे तो वो होगा 2,100, 2,100। ठीक है, यानी अभी 2,100 आप यहाँ पे ऐड करोगे तो होगा 13,000, 13,100। और यहाँ पे होगा स्टिल 1,000 रुपीज। यहाँ पे ओवर द ईयर सेम 1,000, 1,000, 1,000। कहाँ तक, 15 ईयर्स तक एवरी ईयर 1,000 रुपीज ओनली। सिंपल इंटरेस्ट है इसीलिए। तो यानी कि आपको यहाँ पे 15 साल में मिलेगा 15,000 रुपीज। 15 साल में 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपको मिलेगा 15,000 रुपये। ठीक है। यहाँ पे एवरी ईयर चेंज होता जाएगा। पहले साल में तीन सॉरी दूसरे साल पे मिला था 2,100। अभी तीसरे साल पे मिलेगा 3,310। फिर मिलेगा 4,641। फिर 6,105। फिर मिलेगा 7,716। फिर मिलेगा 9,488। फिर मिलेगा 11,437। ऐसा मिलके मिलके आपको मिलेगा पन 15वीं साल में आपको मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट होगा आपका 31,772। मीन्स आप सोचिए 15 साल बाद आपका इंटरेस्ट के साथ पैसा हो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ आपका 31,732। तो यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की ही बात करें, राइट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15,000, यहाँ पे आपको मिला है 31,772। तो जो भी डिफरेंस है वो है 16,772.48 डॉलर्स। यहाँ पे आपने इतने पैसे ज्यादा कमाए हैं, 16,772। तो ये समझने वाली बहुत ही बड़ी बात है। सपोज आपने आपके रिटायरमेंट के लिए आपने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट एट एज ऑफ मे बी 40। ठीक है, 40, 15 ईयर्स पे आपको सेम सेम ही रखे आपने, 10,000 कैपिटल रखा है। और 15 साल बाद आपने सोच अच्छा मिलेगा, तो यानी कि ये हो आपको सिर्फ 16,772 समथिंग ही ज़्यादा अर्न कर पाओगे। लेकिन सपोज आपने
एट एज ऑफ मे बी 18, 19, 20 इन्वेस्ट किया आपके रिटायरमेंट के लिए। तो यानी आपका जो पहले इन्वेस्टमेंट था, जस्ट अ मिनट, चलो दो लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। ये भी हम कैलकुलेशन से समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करो तो। जस्ट अ मिनट, कितना जल्दी आप, ये तो पहले तो आपको समझ आ गया राइट, कि यानी आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो तो पहले समझ आ गया, राइट। सिंपल इंटरेस्ट से आप 15 साल में 15,000 कमा सकते हो, और यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में 15 साल में 31,000, 32,000 जितना कमा सकते हो, यानी कि 17,000, 17,000 यू कैन अर्न मोर मनी, राइट। अभी आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में भी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में एक पहलू ये है, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना जल्दी आप अच्छा ज़्यादा पैसे बना सकते हो। अभी कितना जल्दी कितना फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। और यही इम्पोर्टेंट बात है, अगर ये आपको समझ जल्दी आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ऑन टॉप ऑफ दैट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी कितना जल्दी इन्वेस्ट करना है, ये दो चीज समझ में आ गया तो यानी कि आपकी लाइफ की बहुत ही बड़ी एक बैटल आपने बहुत ही अच्छी तरह से जीत ली। अभी वही एक कैलकुलेशन मैंने किया है, वो अभी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज आपको बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से समझनी है। अगर सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ठीक है, दोनों ने, दोनों का बॉन्ड सेम है, सेम ईयर में उनका, सपोज 90, ठीक है। एक ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है रिटायरमेंट के लिए एट एज ऑफ 40, ये 90, 80 रख देते हैं।
ठीक है, एट एज ऑफ 40 इसने इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था एज ऑफ 20। ठीक है, दोनों का प्लान था 60 इयर्स रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट होने की एज एक्सपेक्टेशन दोनों की 60 इयर्स है। ठीक है, ये 60 साल में हम रिटायरमेंट ले लेंगे। दोनों के पास सेम पैसा है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। यहाँ पे भी दोनों के पास सेम है 1 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट भी सेम मिल रहा है दोनों को। 10%। यहाँ पे भी 10%। ठीक है, लेकिन कट ऑफ डेट भी सेम है, तो यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट आ, इन्वेस्टमेंट अब देखोगे ईयर्स, जो भी मनी इन्वेस्टमेंट में जाएगा ईयर्स होगा इसका 20 इयर्स। 40 से स्टार्ट किया था इसका होगा 40 साल पैसा रहेगा। अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मिस्टर ए है इसका 20 साल पैसा इन्वेस्टमेंट में रहा, 10% से ग्रो हुआ। 20 साल बाद यानी एट एज ऑफ सॉरी एट एज ऑफ 60 इसका पैसा हो जाएगा 6,700 सिक्स सॉरी 6 लाख 6 लाख 6,72,750 ये होगा इसका पैसा। और मिस्टर बी का पैसा होगा 40 साल बाद होगा 45 45 लाख 25,926 यानी कि आप देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टिंग मनी, मनी फॉर इन्वेस्टमेंट सेम, इंटरेस्ट रेट सेम। जो फर्क है वो है साल का, कितना साल आपका पैसा मार्केट में रहा या इन्वेस्टमेंट में रहा। मिस्टर ए का रहा था 20 साल, उससे मिले 6 लाख, करीबन 7 लाख ही गिनो ना, 7 लाख। और यहाँ पे मिस्टर बी का पैसा 40 साल रहा था इन्वेस्टमेंट में, तो उसको मिल गए 45 लाख रुपीज। तो ये समझना है हमें, और हमें दे समझना है, और हमें समझना है, और हमें देखना है कि क्यों हमें जल्दी इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप ये अगर आपको पता चल गया कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना है और क्यों जल्दी करना है, स्टार्टिंग एज ऑफ योर लाइफ और एज अर्ली एज पॉसिबल। 15 20 20 25 साल में, आप 20 साल में कमाना स्टार्ट किया, तुरंत एसआईपी स्टार्ट कर दो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है। इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि क्यों इन्वेस्टमेंट जल्दी करना है हमें। तो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ये एक है। फिर अ, आगे है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है।
तो दूसरा आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यही बात है कि जो रिटायरमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए रिटायरमेंट एज, स्ट्रेस फ्री रिटायर, आपकी रिटायरमेंट लाइफ आप एंजॉय कर सकें, उसी के लिए। और अब हम जाते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो ये चैप्टर का नेक्स्ट पड़ाव होगा हमारे लिए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से हम देखेंगे कि कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उसके बेनिफिट्स और उसके ड्रॉबैक्स क्या है, वही हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेक्शन में। तो पहला है फिक्स्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहला है फिक्स्ड इन्वेस्ट इनकम, सॉरी। पहला है फिक्स्ड इनकम, दूसरा है यहाँ पर इक्विटी, इक्विटीज, तीसरा है कमोडिटीज। ठीक है, फिर चौथे की बात आगे कर देखते हैं। तो पहला है फिक्स्ड इनकम, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, यहाँ कनाडा में जीआईसी होता है। जीआईसी गारंटेड इनकम, जीआईसी होता है, वो सिमिलर टू अ फिक्स्ड, हाँ, डिपॉजिट जैसा ही होता है। गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, सॉरी, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स। तो यानी आपको एक फिक्स परसेंटेज दिए जाते हैं कि यानी एवरी ईयर आपको 7%, 6% जितना इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलेगा। यूजुअली इंडिया में 6% के आसपास, 7% के आसपास होता है, वही यहाँ पर कनाडा में आप देखोगे तो होता है 3 to 4% समथिंग अराउंड होता है। इट्स डिपेंड, वो डिपेंड होता है कि आप बड़ी बैंक में जाते हो, छोटी बैंक में जाते हो, सेम लाइक इन इंडिया, कि आप जैसे बड़ी बैंक में जाओगे तो वो थोड़ा सा कम देंगे, छोटी बैंक में आपको इंटरेस्ट ज्यादा भी मिल सकता है, तो वो देखना होगा। फिर इसमें होता क्या है कि आपका रिस्क रिस्क बहुत ही इसमें डाउन है, डाउन मीन्स रिस्क लो रिस्क है। रिटर्न आप देखोगे तो रिटर्न भी लो ही है, रिस्क लो, रिटर्न लो। तो ये किसके लिए अच्छा है, ये उसी उन्हीं लोगों के लिए कि जो सोचते हैं, कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो चाहते हैं कि भाई साहब मुझे कम पैसे मिले मुझे चलेगा, लेकिन मेरा पैसा जाना नहीं चाहिए, तो उन्हीं लोगों के लिए ये एक अच्छा स्कीम है, एक अच्छा वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, यानी कि मेरा पैसा ज्यादा जाना नहीं चाहिए, मुझे कम रिटर्न मिलेगा, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट।
इक्विटी के हिसाब से तो डेफिनेटली कम ही मिलेगा। ओवर द ईयर्स आप देखोगे तो लोअर रिटर्न्स कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स्ड इनकम। यहाँ पे आता है इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है? इक्विटी में होता है स्टॉक्स, शेयर। स्टॉक्स शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स भी बोलते हैं उसे, शेयर भी बोलते हैं। तो यानी कि जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो यू विल बी अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी। यानी ऐसा नहीं है कि तो आप जाके वहां पे क्लेम कर सकते हो कि अब मैं बॉस बन गया। यानी कि आप जो भी कंपनी अच्छा ओवर द इयर्स प्रॉफिट करेगी, तो उस प्रॉफिट में या फिर जो भी मार्केट वैल्यू वो शेयर की बढ़ेगी, तो इन्वेस्ट उस शेयर में, उस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सेम द सेम टाइम और द अदर हैंड, कि अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अगर मार्केट वैल्यू कंपनी की डाउन हो गई, शेयर डाउन चले गए, तो भी आपका पैसा चला जाएगा इसमें। पैसे जाने की प्रोबेबिलिटी भी है इसमें। तो यानी कि हायर पोटेंशियल रिटर्न और इसमें है हायर रिस्क। रिस्क भी ज़्यादा है भाई। ठीक है, हाँ, हायर रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन पैसा जाने की भी प्रोबेबिलिटी है कि पैसा चला भी जा सकता है। ठीक है, मार्केट इज नॉट स्टेडी, इट्स वॉलेटाइल, इट्स मार्केट वॉलेटाइल होता है, अप डाउन, ऊपर नीचे, ओवर द ईयर, तो टाइम में ऐसा रहता है। यानी कि ऐसा नहीं कि स्टेडी ऊपर ऊपर ही बढ़ेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, कभी कभी साइडवेज मार्केट चलेगा, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। अगर आप नॉलेज नहीं ले सकते तो फिर आप अच्छा कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर देखिए, जो आपको ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अच्छा सा गाइड करें। ठीक है, तो ये हो गया, पहला हो गया फिक्स्ड इनकम, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होती है? कमोडिटीज होता है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। ठीक है, ये जैसे हमारे इंडिया में लोग गोल्ड खरीदते हैं कि ऐसे, हमारे वहाँ पे तो लोग ऐसे अच्छा भी मानते हैं कि गोल्ड खरीदना अच्छा है। लेकिन पहले के ज़माने में लोग गोल्ड खरीदते थे इसीलिए कि पैसा बनाना है, तो फिर गोल्ड को खरीदो, गोल्ड ओवर द इयर्स तो ऊपर ही जाएगा। तो गोल्ड ये कमोडिटीज़ में आते हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट है, और इसको खरीदते हैं कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अ, के अगेंस्ट आपको एक अच्छा हेल्प करेगा। अगर आपके पास गोल्ड है, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ कंट्री वाइज। ठीक है, अगर किसी कंट्री के पास अच्छा बहुत ही ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, तो वो कंपेरेटिवली थोड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रांग मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप पैसे का थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो थोड़ा आप फिक्स्ड इनकम में वाले में लगाए, थोड़ा इक्विटी में लगाए, थोड़ा कमोडिटी में लगाए, गोल्ड परचेस करें। तो ये तीसरा होता है कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। तो इसका भी प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। गोल्ड पहले तो ऐसा होता था कि सिर्फ गोल्ड फिजिकली फॉर्म में ही मौजूद होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब
सर्टिफिकेट्स भी आते हैं, राइट? गोल्ड के ईटीएफ मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो यानी कि अब गोल्ड में भी ऐसा नहीं है कि आपको गोल्ड परचेज करना है और किसी जगह पे स्टोरेज करना है बैंक में या अपने घर बस से वॉल्ट में, ऐसा नहीं है। आप सर्टिफिकेट्स भी परचेज कर सकते हो गोल्ड के। तो ये था तीसरा। तो चौथा टाइप है वो है रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट के लिए। ये है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या है? रियल एस्टेट में है कि आप किसी रेसिडेंशियल या कमर्शियल, किसी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज करो, फिर उस पे उसको रेंट पर दे दो, एंड देन जो भी पैसे आए वो पैसे आप एज रिटर्न समझ के रख लो, या फिर वही कि जो फिर उसके बाद उसे इन्वेस्ट करो या फिर दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करो। लेकिन मेन यही है, रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज को परचेज करो, फिर उसे रेंट पर दे दो, जो भी आपकी एक साइड इनकम जनरेट होगी। या ओवर द इयर्स आप देखते हो कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के प्राइस बढ़ते हैं, तो कंपेयर टू वो, नाउ दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक, रेसिडेंशियल और कमर्शियल, रेसिडेंट रियल एस्टेट और द इक्विटी। कई सारे मार्केट्स ऐसे होते हैं जिसमें रियल एस्टेट का रिटर्न इक्विटी के रिटर्न के हिसाब से ज्यादा होता है। कई सारे मार्केट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें इक्विटी का रिटर्न अच्छा होता है, रियल एस्टेट पे इवन रेंटल यील्ड भी कम होते हैं। तो आपको किसी भी कंट्री या कहीं पे कंट्री सिटी जहाँ पे भी परचेस करना है, तो वहाँ का आपको देखना पड़ेगा कि रेंटल यील्ड कितना है, मीन्स आपको जो भी परचेस किया है आपने उसमें से आपको कितना रेंट मिल रहा है एवरी मंथ एवरी ईयर, और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और ओवर द इयर्स रियल एस्टेट मार्केट कितना बढ़ सकता है। ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इससे पैसिव इनकम, यही है, रेंट का इनकम मिलेगा तो ये आपके लिए पैसिव इनकम भी हो सकती है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखोगे कि डिविडेंड मिलता है, तो जैसे डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड भी आपकी एक पैसिव इनकम हो गई, ठीक है। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी कंपनी का शेयर्स आपने लिया तो आज खरीदोगे और सोचा कि बेच दे एक ही दिन में, तो यार आप अब बेच सकते हो। लेकिन रियल एस्टेट में थोड़ा लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू आता है, आप इतना जल्दी नहीं बेच सकते। ये एक सेल बटन पे क्लिक किया और बेच, और अगर आपने बेच दिया, वैसा नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यही है कि थोड़ा लिक्विडिटी इश्यू है इसमें, और परचेस करने में भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, हाई एंट्री कॉस्ट। लेकिन बेनिफिट इसमें है कि पैसिव इनकम हो सकती है। तो और हाँ, वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में यही है कि फिक्स डिपॉजिट में लोअर रिस्क, लोअर रिवॉर्ड या लो रिटर्न्स। स्टॉक मार्केट में आप देखोगे तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, और सेम फॉर
क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी भी उसमें ही आ जाता है। हाँ, इक्विटी इक्विटी में तो नहीं आप उसे बोल सकते, लेकिन काइंड ऑफ सेम है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। और रियल एस्टेट में भी ऐसा ही है कि मॉडरेट रिस्क है और रिवॉर्ड भी मॉडरेट ही है। तो ये वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो को देखकर आपको पता चला होगा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा, क्या इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है वो देखी, हमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं, हमारा पर्पस क्या है वो देखा हमने। व्हाट इज अ गुड रिटर्न, गुड रिटर्न क्या होता है वो देखा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस होता है वो देखा हमने। फिर कितना जल्दी हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए वो भी देखा हमने। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में के बारे में हमने समझा। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इक्विटी, कमोडिटी है, रियल एस्टेट है, ये सारा देखा हमने आज। आई होप इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को एक अच्छी शुरुआत मिली होगी। थोड़ा अच्छा आपने नॉलेज गेन किया होगा इस वीडियो से। Thank you so much for watching this video, and I'll see you on the next video. Thank you. Bye. Good day. Bye.